हमारी दुनिया में कितने ज्यादा भेदभाव है। ऊंची जात का छोटी जात से, अमीरों का गरीब से और काले का गोरे से। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जो किसी से कोई भेदभाव नहीं करती, और वो है मौत। और ऐसे ही मौत की गुत्थी सुलझाने का मौका मुझे तब मिला जब चौधरी साहब का मेरे ही सामने चाय पीते हुए मर्डर हो गया। लेकिन जैसा इस केस को मैं सोच रहा था, वैसा तो ये बिल्कुल भी नहीं था। बात तब की है जब मुझे चौधरी राजेंद्र सिंह ने शहर से दूर अपने पुश्तैनी गांव में अपने हवेली पर बुलाया था। चौधरी साहब को एक बार मेरी मदद की जरूरत पड़ी थी। तब से मेरी उनसे अच्छी जान पहचान हो गई थी। वो हवेली पर लोगों को चाय के लिए बुलाते थे। इस बार मुझे भी बुलाया था। गार्डन में टेबल सजी हुई थी और सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। चाय कप में आ गई थी। चौधरी साहब ने चाय को सर्व करने ही नहीं दिया और जल्दी से मुझसे अपनी चाय की प्याली मांगने लगे। मैंने भी चाय की प्याली पहले वकील साहब को दी, जो मेरे बगल में बैठे हुए थे। उन्होंने चाय की प्याली चौधरी साहब के बेटे और उसने भी फिर चौधरी साहब को दी। कप हाथ में लेते ही उन्होंने चाय को नीचे रख दिया। मैंने चौधरी साहब से कहा, क्या हुआ चौधरी साहब, आपने चाय को नीचे रख दिया? चौधरी साहब ने मुझसे कहा, आज मैं फीकी चाय नहीं पीऊंगा, आज भर के चीनी लूंगा। और इतना कहकर उन्होंने अपने कप में कई सारे शुगर क्यूब्स डालना शुरू किया। पास ही खड़े उनके पर्सनल असिस्टेंट ने चौधरी साहब से कहा, साहब आप इतनी ज़्यादा चीनी मत लीजिए, आपको डायबिटीज़ है। लेकिन चौधरी साहब नहीं माने। उनका असिस्टेंट मना कर रहा था, लेकिन वो चीनी डाल रहे थे। अचानक से उन्हें एक दर्द महसूस हुआ और चौधरी साहब चिल्लाए, ये क्या था? उनके असिस्टेंट ने कहा कि कुछ नहीं, शायद उन्हें कील चुभ गई। उन्होंने चाय में शुगर क्यूब्स डाले और चाय की एक गहरी चुस्की ली। चौधरी साहब अचानक कांपने लगे। उनके चेहरे पर पसीना आने लगा और देखते ही देखते वो नीचे गिर गए और उनके मुंह से झाग निकलने लगा। मैं अपने कुर्सी से खड़ा हुआ और चौधरी साहब के पास पहुंचकर मैंने उनकी पल्स चेक करी। मुझे पल्स कहीं भी दिखाई नहीं दी। उनकी मौत हो गई थी। शहर से एम्बुलेंस आई और वो चौधरी साहब की बॉडी को हॉस्पिटल लेकर चली गई। मैं बाकी के लोगों के साथ हवेली के हॉल में खड़ा था। मेरे सामने जितने भी लोग थे वो सब पॉसिबल सस्पेक्ट थे। उनमें से किसी एक ने चौधरी साहब का मर्डर किया हुआ था। मैंने सबसे कहा, जैसा आप सबने देखा, चौधरी साहब का मर्डर हो गया है और मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला हूं। आप में से ही कोई है जिसने ये मर्डर किया है? मुझे आपसे पूछताछ करनी है, इसलिए यहां से कोई नहीं जाएगा। इतना बोलते ही चौधरी साहब की वाइफ हेमलता जी ने मुझे टोका। उन्होंने कहा, उन्हें जहर देकर मारा गया है तो सीधा तुम हमारी नौकरानी को क्यों नहीं पकड़ते? और मैं अपने पति और मेरा बेटा अपने बाप को क्यों जान से मारेगा? मैंने उनसे कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने कुछ किया है, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप यहां से बाहर ना जाए और ना ही इस हवेली में किसी चीज को बदलने की कोशिश करें। इसलिए आप सभी के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप इसी हॉल में रहे जब तक कि मैं चौधरी साहब के कातिल को पकड़ नहीं लेता। मेरे सस्पेक्ट लिस्ट में वकील साहब, जो चौधरी साहब के वकील थे, दूसरी उनकी वाइफ, उनका बेटा अजय, जो सुबह से ही कुछ उदास लग रहा था, और आखिरी थी उनकी मेड रुखसाना। ये वो लोग थे जिन्होंने चाय के कप को छुआ था। मेरी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत सबसे पहले रुखसाना से हुई। मैंने उसे बैठने को कहा और थोड़ा सा पानी पीने को दिया। उसने पानी पिया। मैंने पानी का ग्लास नीचे रखा। मैंने उससे पूछा, तो रुखसाना, तुम यहां पर क्या करती हो? रुखसाना ने बताया कि उसका मेन काम सिर्फ खाना बनाने का है, लेकिन वो चौधरी साहब के कपड़े और उनके कमरे की साफ सफाई भी करती थी। मैंने उससे पूछा कि आज की चाय उसने खुद बनाई थी? उसने हाँ में जवाब दिया। मैं इससे पहले कुछ बोलता, रुखसाना ने बोलना शुरू किया, साहब, मुझे पता है आप मेरी कोई भी बात मानोगे नहीं। मैं कुछ भी बोलूं आपको क्या फर्क पड़ता है? चौधरी साहब को किसी ने भी मारा हो, अंत में आप मुझे ही खूनी बना दोगे।
आखिर मैं गरीब जो हूं, अमीरों के पापों की सजा हमेशा गरीबों को ही मिलती है। मैंने रुखसाना को विश्वास दिलाया कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसने कुछ नहीं किया है तो उसे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। रुखसाना की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। रुखसाना ने रोते हुए कहा, साहब मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा 1 साल का बेटा है, उसके दिल में छेद है। मैं चौधरी साहब को नहीं मारा, मैं उन्हें क्यों मारूंगी? वो मेरे बेटे का इलाज करवा रहे हैं। मैंने रुखसाना को चुप करवाया। मेरी नजर रुखसाना के कानों पर पड़ी। उसने एक झुमका पहना हुआ था। मैंने रुखसाना से कहा, तुम्हारे पास ये झुमका कहां से आया? इतना महंगा, वो भी सोने का? रुखसाना ने कोई जवाब नहीं दिया और अचानक उसकी आंखों से आंसू भी सूख गए। वो सहम गई। मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने आगे बोलना चालू रखा, तुम अपने लिए खुद ये झुमका खरीदो, ये तो पॉसिबल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ये चुरा लिया हो? रुखसाना ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, मैंने ये चुराया नहीं है। मैं गरीब जरूर हूं लेकिन चोर नहीं। मैंने पलटकर कहा कि आखिर उसके पास ये झुमका आया कहां से? वो कुछ तो छिपा रही थी। अचानक मेरे दिमाग में फिर से बत्ती चली और मुझे जवाब मिल गया। ये झुमका तुम्हें चौधरी साहब ने दिया है ना? तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा था, क्यों? यही सच्चाई है ना? रुखसाना ने फिर से रोना शुरू कर दिया। उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। चौधरी साहब और रुखसाना के बीच में अफेयर चल रहा था और इसीलिए उन्होंने ये झुमका उसे दिया था। रुखसाना ने बताया कि वो उनसे प्यार करती थी। चौधरी साहब उसके बेटे का इलाज करवा रहे थे। वो उन्हें कैसे मार सकती थी? उसके पास कोई मोटिव नहीं था। अचानक रुखसाना ने मुझे बताया कि जब वो रसोई से बाहर टॉयलेट गई थी तब हेमलता जी यानी चौधरी साहब की वाइफ को रसोई से निकलते देखा था। मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए थे। मैंने रुखसाना को जाने के लिए बोला। जाते हुए वो दरवाजे से टकरा गई। उसके पास से कुछ गिरा। मैंने अपनी अगली पूछताछ के लिए हेमलता जी को बुलाया। मैंने उनसे कहा, आप शौक में हैं क्या? आपके पति मर गए लेकिन आपने आंसू भी नहीं बहाया। उन्होंने मुझे गुस्से में ही जवाब दिया, क्या अब मैं भी रो रो कर मर जाऊं? तब तुम्हें लगेगा कि मैं दुखी हूं? मैंने कहा, सबका दुख मनाने का अपना अपना तरीका होता है, या फिर दूसरी वजह भी हो सकती थी। उन्होंने मुझे बीच में ही टोक दिया और कहा, कौन सी दूसरी वजह? तुम साफ साफ बोलो, जो भी बोलना है। मैंने बात को घुमा दिया और कहा, अच्छा तो ये बताइए, आप रसोई में क्या करने गई थी जब वहां रुखसाना नहीं थी? उन्होंने कहा, वो तो मैं गैस बंद करने गई थी क्योंकि दूध उबलने वाला था, इसलिए। उनका अचानक से टोन बदल गया और उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं अपने पति को मारूंगी, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये सब काम उस रुखसाना का है, तुम उसे क्यों नहीं पकड़ते? मैंने उनसे कहा, आप रुखसाना से इतना चिढ़ती क्यों हैं? शायद आप उसे पसंद नहीं करती। शायद आपको पता था कि रुखसाना और आपके पति का चक्कर चल रहा था। ये कहते ही मैंने उनके चेहरे को देखा और समझ गया कि मेरा तीर निशाने पर लगा है। मैंने उन पर थोड़ा और जोर डाला और वो बिखर गई। उन्होंने मेरी बात को कबूल कर लिया। उन्होंने कहा, हाँ ये सच है, मैं जानती थी। एक दिन मैंने उन दोनों को एक दूसरे के साथ अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपने पति का खून नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपने पति को इस बात के लिए कन्फ्रंट किया और रुखसाना को यहां से निकालने की बात की। हेमलता जी ने आगे बताया कि पहले चौधरी साहब ये करने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब हेमलता जी ने सुसाइड करने की धमकी दी तब वो मान गए। हेमलता जी ने कहा, कल ही तो उन्होंने रुखसाना से इस बारे में बात की थी और आज ही उनका मर्डर किया है। ये सब कुछ रुखसाना ने ही किया है। मैं जल्दी से रुखसाना के पास गया और सीधा उसे कन्फ्रंट किया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुमने ही चौधरी साहब को मारा है क्योंकि वो तुम्हें नौकरी से निकालने वाले थे। इसका मतलब यह था कि वो तुम्हारे बेटे का इलाज नहीं करवाते और तुम्हारा बेटा बिना इलाज के मर जाता। तुमने चौधरी साहब से फिजिकल रिलेशन भी इसलिए बनाए ताकि वो तुम्हारे बेटे का इलाज करवा दे, लेकिन जब उन्होंने तुम्हें निकल जाने को कहा
तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हें धोखा मिला है। चौधरी साहब ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। रुखसाना मेरी बात को सुन रही थी और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी चाल काम कर रही थी। मुझे बस उसे इतना तोड़ देना था कि वो सब कुछ सच कबूल कर ले। इसीलिए मैं रुका नहीं और बोलता गया। मैंने आगे कहा, अचानक तुम्हें तुम्हारे बेटे की मौत नजर आने लगी। तुम्हारे अंदर गुस्सा भर गया। इससे पहले कि तुम अपने बेटे को मरता देखती, तुमने अपने बेटे के कातिल को जान से मारने का सोचा और तुमने चौधरी साहब के चाय में जहर मिलाकर उन्हें मार दिया। रुखसाना और रोने लगी, लेकिन वो अभी भी कन्फेस नहीं कर रही थी। मैंने उसकी तलाशी ली और एक डिब्बी बाहर निकाली और उसे दिखाते हुए कहा, यही है ना वो जहर जो तुमने चाय में मिलाया था? बोलो रुखसाना, तुमने ही चौधरी साहब को जान से मारा है। बोलो ये सच है। रुखसाना ने आखिर में बोलना शुरू किया, नहीं, ये झूठ है। चौधरी साहब मुझे नहीं निकालने वाले थे, क्योंकि वही मेरे बेटे के बाप है। मैंने रुखसाना को तोड़ने की पूरी कोशिश की। मैं चाहता था कि वो अपना जुर्म कबूल कर ले, लेकिन उसने कुछ ऐसा बोल दिया जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उसने कहा, हाँ, आपने सच सुना। मेरे बेटे के बाप चौधरी साहब ही थे। मेरा पति दारू पीकर हमेशा पड़ा रहता है। वो बच्चे पैदा करने के लायक ही नहीं है, इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे मां बनना था। रुखसाना ने आगे भी बताया कि चौधरी साहब कल रात उससे जरूर मिले थे, लेकिन वो रुखसाना को यहां से निकालने के लिए नहीं। चौधरी साहब उसे यहां से दूर शहर में भेजना चाहते थे, जहां रुखसाना और उसका बेटा ठीक से अपना इलाज करवा पाए। रुखसाना की पूरी कहानी सुनने के बाद ये पता चल गया था कि ये चौधरी साहब जितना शरीफ और इज्जतदार दिखते हैं उतना है नहीं। एक बात तो पक्की थी, रुखसाना इस मर्डर में शामिल नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास कोई मोटिव नहीं बचा था। कुछ भी हो, वो अपने बेटे को अनाथ तो नहीं कर सकती थी। और उसके पास जो एक छोटी सी डिब्बी थी, उसमें जो टैबलेट्स है वो रुखसाना के बेटे की दवाइयाँ थी, कोई जहर नहीं। अब बारी थी वकील की। मैं हॉल में गया, वकील साहब को अपने साथ लिया और हम दोनों फिर से कमरे में आ गए। मैंने उनसे सीधा सवाल किया, तो वकील साहब, आपका आज यहाँ पर आना और फिर उसके बाद चौधरी साहब की मौत हो जाना कुछ अजीब नहीं लग रहा है आपको? मैंने उनसे पूछा, वकील साहब, तो आज आपके यहाँ पर आने की कोई खास वजह थी या फिर चौधरी साहब ने आपको ऐसे ही बुला लिया था? ये लीजिए पानी। देखिए, मेरा डिटेक्टिव दिमाग ये कह रहा है कि चौधरी साहब कुछ तो बड़ा करने वाले थे, इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया था। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, चौधरी साहब की जान चली गई, या यूं कह सकते हैं कि किसी ने उन्हें जान से मार दिया। अब वकील साहब ने जवाब दिया, मैंने उनका खून नहीं किया। तुम गलत आदमी के पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने इस बहस को जारी नहीं रखा, क्योंकि सबसे पहले मुझे मोटिव को एस्टैब्लिश करना था और उसके लिए मुझे वकील के यहां आने की वजह पता करनी थी। मैंने वकील पर जोर डाला और पूछा, वकील साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपकी चुप्पी भी मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब दे रही है, इसलिए मैं फिर से एक बार बता दूं, आपकी चुप्पी आपके लिए हानिकारक भी हो सकती है। मेरी ये बात सुनकर वकील साहब के होठ हिलने को तैयार हो गए। उन्होंने हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। चौधरी साहब ने मुझे यहाँ किसी ज़रूरी काम से बुलाया था। मैं कामयाब रहा। वकील अब धीरे धीरे मुझे सब कुछ बता रहा था। उसने कहा कि चौधरी साहब ने कल रात अचानक वकील को फ़ोन किया और उन्हें जल्दी से जल्दी एक नई विल बनवाने के लिए कहा। मैंने उनसे पूछा कि इस नए विल में उन्होंने क्या बदलवाया था। वकील ने कुछ पेपर्स निकाले और मुझे दिखाते हुए कहा, यह देखिए,
ये रही वो नई विल। इस विल के हिसाब से चौधरी साहब ने अपने बेटे और अपनी बीवी को अपनी जायदाद से बाहर निकाल दिया था। यह सुनकर मुझे झटका लगा। चौधरी साहब का एक ही बेटा है और उन्होंने उसे अपनी विल से बाहर निकाल दिया। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मैंने वकील से पूछा कि चौधरी साहब का ऐसा करने के पीछे कोई खास वजह थी। वकील को कुछ साफ साफ तो नहीं पता था, लेकिन वो इतना जानता था कि चौधरी साहब और उनके बेटे में काफी झगड़ा हुआ था, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। वकील ने बताया कि उन्होंने चौधरी साहब को ऐसा ना करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। कुछ तो हुआ था चौधरी साहब के परिवार में। अब सवाल यह था कि चौधरी साहब की ये सारी प्रॉपर्टी किसके नाम थी। वकील इस बात का जवाब ठीक से नहीं दे रहा था। उसकी जुबान तक बात आते आते रुक गई थी। मैंने थोड़ा और जोर दिया और वकील ने सच्चाई बता दी। उन्होंने कहा, असल में उन्होंने अपनी गांव की सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी और ये हवेली अपने पर्सनल असिस्टेंट के नाम, शहर की सारी प्रॉपर्टी रुखसाना और उसके बेटे के नाम। ये सुनकर मुझे और भी बड़ा झटका लगा और कुछ कुछ बातें क्लियर भी होने लगी थी। मैंने वकील से कहा, तो विल के हिसाब से चौधरी साहब के मरने के बाद उनकी गांव की सारी प्रॉपर्टी वकील साहब आपको मिलने वाली थी, इसलिए आपने उनको चाय का कप पास करते वक्त उसमें जहर मिला दिया और उन्हें जान से मार दिया। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? वकील मेरे बात से गुस्सा हो गया और बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझसे ज्यादा बड़ा मोटिव चौधरी साहब के बेटे अजय के पास है। तुम मुझसे जाकर पूछताछ क्यों नहीं करते? अब मुझसे कोई पूछताछ नहीं होगी। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो सीधा कोर्ट रूम में मिलना। वकील वहां से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। अब मैं वकील का कुछ भी नहीं कर सकता था। हाँ, लेकिन चौधरी साहब के बेटे अजय से पूछताछ कर ही सकता था। मैं सीधा उस कमरे से बाहर निकला और अजय के कमरे तक पहुंच गया। मैं कमरे के सीधा अंदर घुस गया। अजय अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी उदासी नहीं थी, ठीक उसकी मां की तरह। मैं सीधा वहां रखे सोफे पर बैठ गया। अजय ने मुझसे कहा, तुम्हें जो भी पूछना है जल्दी से पूछो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरा शो आने वाला है। मैंने अजय से बोला, तुम्हारे पिताजी की मौत हो गई है और तुम्हें अपने शो की पड़ी है। अजय ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा, वकील साहब ने बताया कि चौधरी साहब ने अपनी मौत के लास्ट मोमेंट पर अपनी विल को चेंज कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि उससे पहले तुम्हारा और तुम्हारे पिताजी का झगड़ा भी हुआ था। क्या मैं जान सकता हूं कि वजह क्या थी? अजय ने मुझसे बोला कि यह पर्सनल मैटर है और वो कुछ भी मुझसे शेयर नहीं कर सकता। हम बात कर ही रहे थे कि अचानक उसने अपने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। मैंने उसके हाथ से रिमोट छीना और टीवी को बंद कर दिया। मैंने सीधा उससे कहा, चौधरी साहब ने तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। यह सुनकर उसे झटका लगा। उसने कहा, क्या सच में ऐसा कर दिया? मैंने जवाब दिया, क्या मतलब सच में ऐसा कर दिया? क्या तुम्हें पहले से ही इस बात का अंदाजा था? अजय चुपचाप अपने बेड पर बैठा हुआ था। मुझे अब सब कुछ क्लियर हो रहा था। मैं अजय के पास गया और उससे कहा, तो वो तुम ही थे। तुम्हें पता था कि वो तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल करने वाले हैं, इसलिए तुमने उनके चाय के कप में जहर मिलाकर उन्हें मार दिया। लेकिन तुम्हारी मेहनत पानी में चली गई है, क्योंकि उन्होंने अपनी विल पहले ही बदल ली थी। तुमने सोचा कि चौधरी साहब के मर्डर का इल्जाम रुखसाना पर डाल दोगे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। क्यों, यही सच है ना? तुमने ही अपने पिताजी का खून किया है। अजय सब कुछ चुपचाप सुनता रहा और अचानक उसने जवाब दिया, पहली बात तो ये कि तुम्हारे चौधरी साहब मेरा बाप है ही नहीं। इस ट्विस्ट ने थोड़ी देर के लिए मेरे दिमाग को चकरा दिया था। अजय ने आगे बोलना जारी रखा, हाँ, तुमने ठीक सुना, मैं उनका बेटा नहीं हूं। मेरी मां का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था और यह बात उन्हें पता चल गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। दूसरी बात,
मैंने उनको नहीं मारा क्योंकि मेरे असली बाप की प्रॉपर्टी में मेरा नाम है। और तीसरी बात, ये रही चौधरी साहब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये तो कुछ और ही कह रही है। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। चौधरी साहब के शरीर में किसी भी तरह का कोई भी जहर नहीं था। इसका मतलब मेरी अब तक की इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता था। चाय में जहर था ही नहीं। एक हार्ट अटैक को मैं मर्डर समझ रहा था। मैं बहुत एम्बैरेस था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उस रिपोर्ट को बार बार देखा लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक मेरी नजर उनके ब्लड शुगर लेवल पर पड़ी और उसे देखते ही मैं सब कुछ समझ गया। अब मैं गार्डन में था और मेरे साथ था चौधरी साहब का पर्सनल असिस्टेंट। मैंने असिस्टेंट से पूछा, तुम चौधरी साहब के लिए कब से काम कर रहे हो? उसने मुझे बताया कि वो उनके लिए पिछले 5 साल से काम कर रहा है। मैंने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसकी एक बीवी हुआ करती थी लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही वो गायब हो गई और वो आज तक गायब है। मैंने असिस्टेंट से कहा, चौधरी साहब की मौत की वजह का पता चल गया है। उनको हार्ट अटैक आया था। उनकी मौत किसी भी तरह के जहर की वजह से नहीं हुई थी। असिस्टेंट ने एक चैन की सांस छोड़ी। उसने कहा, देखो साहब हार्ट अटैक से मर गए और सबको लग रहा था कि उनका मर्डर हो गया है। मैंने वापस जवाब दिया, मैंने ऐसा कब कहा कि उनका मर्डर नहीं हुआ है? तुम मुझे ये बताओ कि तुमने चौधरी साहब को जान से क्यों मारा? यह सुनकर असिस्टेंट बुरी तरह हिल गया। उसने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया। इस जवाब पर मैंने सारे डॉट्स कनेक्ट करना शुरू कर दिए। मैंने उससे कुछ सवाल करने शुरू किए। मैंने उससे पूछा, तुम चौधरी साहब को इंसुलिन का इंजेक्शन देते थे, है ना? असिस्टेंट ने हाँ में जवाब दिया। फिर मैंने उससे पूछा, तुम ये अच्छी तरह से जानते होगे कि इंसुलिन ज़्यादा देने से क्या हो सकता है? असिस्टेंट ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम साबित क्या करना चाहते हो? मैंने जवाब दिया, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि तुमने ही चौधरी साहब को मारा है। चाय पीते वक्त तुम्हें अच्छे से पता था कि तुमने चौधरी साहब को इंसुलिन दे दिया है, लेकिन जब वो अपनी चाय में शुगर डालने लगे तो तुमने सोचा कि अगर शुगर ज़्यादा हो गई तो इंसुलिन जो तुमने दिया है वो असर नहीं करेगा। इसलिए तुमने टेबल पर चौधरी साहब को एक बार फिर से इंसुलिन दी। क्यों? मैं सच कह रहा हूँ ना? बोलो, तुमने ही चौधरी साहब को मारा है ना? मुझे वजह नहीं पता, वो वजह अब तुम मुझे बताओगे। असिस्टेंट को पसीने आने लगे थे। मतलब मेरा तरीका काम कर रहा था। मैं लगातार बोले जा रहा था, जवाब दो, तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर चौधरी साहब इतने अच्छे थे, तुम्हें नौकरी दी थी और ये हवेली भी तुम्हारे नाम कर दी थी। ऐसे देवता जैसे इंसान को तुमने जान से मार दिया। क्यों? बोलो। असिस्टेंट अचानक से चिल्लाया, देवता नहीं था वो, जानवर था, जानवर। उसने मेरी बीवी का रेप किया और उसे जान से मार दिया। फिर पुलिस की मदद से मेरी बीवी को मिसिंग पर्सन की लिस्ट में डलवा दिया। हाँ, मैंने ही मारा है उसे। असिस्टेंट ने अपना कन्फेशन दे दिया था और सच्चाई मेरे सामने आ गई थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरा इंस्टिंक्ट गलत था, लेकिन सब कुछ सबके सामने आ गया था। असिस्टेंट को जेल हो गई थी और वकील को सारी प्रॉपर्टी मिल गई। अजय और उसकी माँ अजय के असली बाप के पास चले गए और इस तरह से यह केस भी सॉल्व हो गया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए डिटेक्टिव कबीर। जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तभी देर रात को मुझे एक कॉल आया। मुझे लगा इतनी रात को कौन हो सकता है। मैंने कॉल पिकअप किया। तब पता चला कि ये कॉल एक केस के लिए था। केस था एक दलित लड़की का जिसे एक अपर कास्ट के लड़के अमित, जो उसी का क्लासमेट था, उसने रेप करके जान से मार दिया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि ये कॉल मुझे उस विक्टिम की लड़की की तरफ से नहीं आया था।
ये कॉल मुझे उस लड़के के चाचा जी कर रहे थे। मेरी नींद अचानक से पूरी तरह खुल गई और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये केस मेरे पास इसलिए नहीं आया था कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही थी, बल्कि इसलिए आया था क्योंकि पुलिस ने अपना काम बहुत जल्दी कर दिया था। वो लड़का अमित अरेस्ट हो चुका था। अमित के चाचा जी का मानना था कि उस लड़के ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अमित भी यही कह रहा था कि वो निर्दोष है। मैं इस केस को लेना नहीं चाहता था क्योंकि मैं जानता था कि मोस्ट लाइकली अमित ने ही सब कुछ किया है, क्योंकि इस तरह के 10 में से 9 केसेस में क्राइम करने वाला अपर कास्ट का ही होता है। मैंने ये केस लेने से मना कर दिया और फोन काट दिया। अमित के चाचा ने मुझे काफी सारे पैसे भी ऑफर किए, लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग कुछ और ही कह रही थी। मैं बेड पर लेटा लेटा ये सोच रहा था कि क्या हो अगर ये केस 9 आउट ऑफ 10 वाला नहीं बल्कि 1 आउट ऑफ 10 वाला हो। मे बी अमित सच में निर्दोष हो। मैंने आज तक ऐसा केस सॉल्व नहीं किया था जहां पर अपर कास्ट वाला कोई कह रहा हो कि वो निर्दोष है। ये केस मेरे लिए एक चैलेंज हो सकता था। मैंने वापस कॉल किया। अमित के चाचा ने फोन उठाया। मैंने उनसे कहा कि मैं केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार हूं। मैंने अगली सुबह अपनी गाड़ी स्टार्ट की और सीधा गांव की तरफ निकल गया। कुछ 4 घंटों की ड्राइव करने के बाद मैं सीधा यूपी के एक गांव बरायथा पहुंच गया। सबसे पहले मैं अमित के चाचा के घर गया। घर पहुंचने के बाद मुझे अमित के चाचा घर के बाहर ही मिले। उन्होंने मेरा सामान अंदर रखवा दिया और मेरे रहने का इंतजाम भी करवा दिया। अमित के चाचा ने मुझे बताया कि अभी अमित को पुलिस स्टेशन के सेल में रखा गया है। पुलिस स्टेशन का पता लेकर मैं सीधा अमित से मिलने चला गया। मैं जानना चाहता था कि उसकी क्या कहानी है। मैं पुलिस स्टेशन के अंदर गया और अमित से मिलने की रिक्वेस्ट की। मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई। मैं अमित से मिलने के लिए सेल की तरफ बढ़ने लगा। अमित एक अंधेरे सेल में एक कोने में बैठा हुआ था और अंदर उसके साथ और भी कई सारे क्रिमिनल्स थे। मैंने अमित को अपने पास बुलाया। मैंने अमित से कहा, हेलो अमित, मेरा नाम है कबीर और मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। मुझे तुम्हारे चाचा ने हायर किया है तुम्हारे केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मैं आगे बोल पाता उससे पहले अमित बुरी तरह रोने और गिड़गिड़ाने लगा। अमित बोला, मैंने रजनी के साथ कुछ नहीं किया। मैंने उसे जान से नहीं मारा। मुझे फंसाया जा रहा है। ये लोग मुझे फांसी दे देंगे। मुझे बचा लो। मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे बचाओ। अमित ने एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया। वो डर से बुरी तरह कांप रहा था। मैंने उसे अपनी बोतल से पानी पिलाया। मैंने अमित को शांत करवाया और उससे मेरे सवाल का जवाब देने को कहा। कुछ देर बीत जाने के बाद मैंने अमित को सब कुछ बताने को कहा जो उसके साथ हुआ था। अमित ने मुझे बताया कि ये संडे की बात है। संडे को ही विक्टिम रजनी का रेप और मर्डर हुआ था। उस दिन अमित अपने दोस्त अरमान के साथ था। जब शाम को अपने घर पहुंचा तब उसके कमरे में उसे रजनी की लाश मिली। उसने आगे बताया कि रजनी के सारे कपड़े फटे हुए थे और उसका कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था। इतना बोलकर वो रोने लगा। मैंने उसे फिर शांत करवाया और उसे आगे बताने को कहा। अमित ने आगे बताया कि इससे पहले वो कुछ सोच पाता उसके पापा उसके कमरे में आए और सब देखकर उन्होंने खुद ही पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अमित बार बार एक ही बात बोल रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। जब अमित अपनी पूरी कहानी सुना रहा था तब मैंने अमित के शरीर पर कुछ अजीब सी चीजें नोटिस की। उसके चेहरे पर काफी सारे कट के छोटे छोटे निशान थे। ये कट्स नाखून के लग रहे थे। सिर्फ उसके चेहरे पर ही नहीं, ये कट उसकी छाती पर भी थे। उसके कंधे पर दांत से काटे जाने के निशान भी थे और रह रहकर वो अपने प्राइवेट पार्ट को भी टच कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके प्राइवेट पार्ट में कोई तकलीफ थी। ये सारी निशानियां किसी सेक्सुअल एनकाउंटर की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने अमित से पूछा, तुम्हारे शरीर पर ये निशान कैसे? इसके बारे में तुम मुझे कुछ बता सकते हो? मेरा ये सवाल सुनकर अमित थोड़ा सा हिल गया। उसकी बॉडी लैंग्वेज में चेंज आ गया। मैंने नोटिस किया कि वो जवाब देने से पहले सोच रहा है। ऐसा तभी होता है जब इंसान पुरानी बातों को याद करने की कोशिश करता है।
या फिर तब जब वो झूठ बोलता है। लेकिन इस मामले को सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। अमित ने बताया कि सैटरडे को उसकी लड़ाई उसके दोस्त अरमान के साथ हो गई थी और ये उसी लड़ाई के चोट के निशान थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैंने आखिरी में पूछा, जो था कि रजनी अमित के घर आई ही क्यों थी। अमित ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि वो क्यों आई थी, शायद वो मुझे मेरी कॉपी देने आई हो। मैंने बोला था मैं उस वक्त घर पर नहीं था। मैंने अमित से लड़के से पता कर सकते हैं। मैं उन्हें थैंक यू बोलकर वहां से चला गया। मुझे रजनी के साथ हुए क्राइम्स की डिटेल चाहिए थी, लेकिन उसकी बॉडी मेरे रीच से बहुत बाहर थी, क्योंकि रजनी के बॉडी को शहर के एक हॉस्पिटल में लेकर गए थे। मेरे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर रजनी और अमित की फाइल को एक्सेस करना। आधी रात को मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया और अपनी गाड़ी को कुछ दूर पार्क किया। पुलिस स्टेशन में सिर्फ एक ही कांस्टेबल था और वो भी सो रहा था। मेरे पास यही मौका था। मैं पुलिस स्टेशन के पीछे गया और खिड़की की कांच को हटाकर खिड़की का लॉक खोला और धीरे से पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गया। मैं वहां के इंस्पेक्टर के कमरे में घुसा और उसके ड्रॉर को खोलकर देखने लगा, लेकिन वहां पर मुझे वो फाइल नहीं मिली। फिर मैं वहां रखे अलमीरा में फाइल को ढूंढने लगा और तभी अचानक किसी के आने की आवाज आई। कोई इसी कमरे की तरफ आ रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, दरवाजा खुला और मेरे सामने इंस्पेक्टर खड़ा था। मैं वही जम गया। मैं अपनी सफाई दे पाता इससे पहले इंस्पेक्टर ही मुझसे बोला, तुम डिटेक्टिव कबीर हो ना? मैं सोच रहा था कि ये मुझे कैसे जानता है। इंस्पेक्टर ने आगे बोला, घबराओ नहीं, मैं तुमसे खुद मिलने वाला था। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ पर मिल गए। अमित के चाचा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। वो इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और अपने पास से अमित और रजनी की फाइल मुझे दे दी। इंस्पेक्टर वो फाइल लेकर अपने सीनियर से मिलने गया था और अभी वो फाइल को वापस रखने आया था। सबसे पहले मैंने रजनी की फाइल को ओपन किया और क्राइम की डिटेल्स को पढ़ा। रजनी का बहुत ब्रूटल रेप हुआ था और उसे जान से मारने से पहले बुरी तरह मारा गया था। रजनी की मुंह में फोर्सफुली प्राइवेट पार्ट को डालने की कोशिश हुई थी और उसके दांतों में प्राइवेट पार्ट का बहुत छोटा सा सैंपल भी मिला था। मैंने इंस्पेक्टर से इस सैंपल के डीएनए रिपोर्ट के बारे में पूछा। उसने बताया कि रिपोर्ट कल तक आएगी। इंस्पेक्टर इन सबसे खुश नहीं था। वो बोला, ये केस लोअर कास्ट का एमएलए खुद देख रहा है, इसलिए अभी तक अमित अंदर है, वरना मैं तो उसे कब का बाहर कर देता। इंस्पेक्टर इस बात से ज्यादा दुखी था कि अमित के बाप ने एक लोअर कास्ट लड़की के चक्कर में अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया था। उसके हिसाब से रजनी की जान की कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि वो लोअर कास्ट की थी। मैंने इंस्पेक्टर की इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने अमित की फाइल पढ़ी। उसके मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि उसके भी प्राइवेट पार्ट पर कट था, जिससे पता चल रहा था कि वो भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। सारे सबूत अमित के खिलाफ थे। एक उम्मीद की किरण भी अमित के साथ नहीं थी। मैंने इंस्पेक्टर को अपना नंबर दिया और उससे कहा कि अगर डीएनए की रिपोर्ट आ जाए तो मुझे कॉल कर दे। सुबह सुबह मुझे इंस्पेक्टर का कॉल आया क्योंकि डीएनए की रिपोर्ट आ गई थी। मैंने उस रिपोर्ट की कॉपी ली और उसे लेकर एक बार फिर से अमित के पास गया। अमित ने जैसे ही मुझे देखा वो मेरे पास भागता हुआ आया और बोला, तुम्हें कुछ मिला? कोई सबूत मिला जिससे मुझे पता चल सके कि मैं निर्दोष हूं? मैंने अमित से पूछा, अमित सच सच बताओ कि तुम्हारे शरीर पर ये निशान कहां से आए? अमित फिर से इधर उधर देखने लगा। उसने फिर वही बात कही कि उसका उसके दोस्त के साथ झगड़ा हो गया था। मैं अब गुस्से में आ गया था। मैंने उसे डीएनए की रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम्ही ने रजनी का रेप किया है। उसके मुंह में जो फोर स्किन सैंपल था वो तुम्हारे डीएनए से मैच हो गया है। तुम एक रेपिस्ट हो। मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की। तुम्हें फांसी ही होनी चाहिए। इतना कहकर मैं वहां से निकल गया। पहली बार मैं क्रिमिनल की मदद कर रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं अमित के चाचा से मिला और उन्हें सब कुछ समझाने के बाद सुबह होते ही मैं उस गांव से निकल गया। अचानक मेरे पास एक कॉल आया। ये कॉल इंस्पेक्टर का था। उसने मुझे कॉल पर बताया
कि अमित ने सुसाइड कर लिया है और उसने मेरे लिए एक मैसेज छोड़ा है। आखिर क्या था यह मैसेज? मरने के बाद अमित मुझसे क्या कहना चाहता था? Eight. इंस्पेक्टर ने मुझे कॉल करके बताया कि अमित ने अपनी जान ले ली है। मुझे सुनकर झटका सा लगा, लेकिन उससे बड़ा झटका तब लगा जब मुझे पता चला कि अमित मेरे लिए एक मैसेज छोड़कर गया है। मैंने अपनी गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ घुमा लिया जहां पर अमित की डेड बॉडी रखी हुई थी। कुछ 1 घंटे ड्राइव करने के बाद मैं हॉस्पिटल में पहुंच गया। मैं हॉस्पिटल के अंदर घुस चुका था। हॉस्पिटल में जाने के बाद मुझे पता चला कि अमित की डेड बॉडी को पहले ही यहां से लेके जा चुके हैं। यहां आने के बाद मुझे पता चला कि अमित ने पुलिस कस्टडी में ही अपने हाथों की नस काट दी थी। जब तक उसे यहां हॉस्पिटल में लेके आया गया, उसका काफी खून निकल चुका था और डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। इंस्पेक्टर अभी भी वहीं पर था और वो मेरा इंतजार कर रहा था। इंस्पेक्टर ने मुझे एक पेपर दिया जिस पेपर पर उसने मेरे लिए मैसेज छोड़ा था। मैंने वो पेपर लिया, उस पर थोड़ा सा खून लगा हुआ था। मैंने इंस्पेक्टर से पूछा कि इसमें क्या लिखा है। इंस्पेक्टर ने कहा कि ये मैसेज मेरे लिए था, इसलिए उसने ये नहीं पढ़ा। मैंने वो कागज का टुकड़ा लिया और सीधा हॉस्पिटल से बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी के पास आ गया। गाड़ी के अंदर बैठकर मैं उस पेपर को पढ़ने लगा। अमित ने उसमें लिखा था, डिटेक्टिव कबीर, मैं अपने पूरे होशो हवास में कह रहा हूं कि मैंने रजनी को नहीं मारा, ना उसके साथ कुछ भी गलत किया है। तुम्हें भी लगता है कि मैं ही दोषी हूं, इसलिए अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए आत्महत्या कर रहा हूं। तुम्हें सच्चाई ढूंढने के लिए बुलाया गया था, लेकिन तुम सच्चाई नहीं ढूंढ पाए। मैं मर तो एक दोषी के रूप में रहा हूं, लेकिन मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम मुझे बेगुनाह नहीं आ रहा है कि कहां से। सच कहूं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग खराब हो चुका था। तभी अचानक मेरी नजर स्कूल से आते हुए बच्चों पर पड़ी और मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी पूछताछ की शुरुआत अमित के स्कूल से करूंगा। उसके दोस्तों और टीचर्स से उसके बारे में पूछूंगा। शायद यहीं पर इस राज पर से पर्दा उठे कि आखिर रजनी अमित के घर क्या करने आई थी। आज स्कूल की छुट्टी हो गई थी, इसलिए आज तो इन्वेस्टिगेट करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। अगली सुबह मैं अपनी गाड़ी से स्कूल पहुंच गया। मैं स्कूल में सीधा प्रिंसिपल से मिला। प्रिंसिपल ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और बैठने को कहा। मैंने प्रिंसिपल से कहा कि मैडम ने अरमान को अपने ऑफिस में बुला लिया और प्रिंसिपल ने उसे मेरे बारे में बताया। मैंने अरमान को देखा तो उसके शरीर पर भी वैसे ही नाखून के निशान थे। मैंने उससे सीधे निशान के बारे में पूछा। अरमान ने मुझे बताया कि उसने एक बिल्ली पाली हुई है और ये निशान भी उसी बिल्ली के नाखून के हैं। मैंने उससे फिर से सवाल किया, तुम अमित के कितने क्लोज फ्रेंड थे? क्या हाल ही में तुम्हारा उसके साथ कोई झगड़ा हुआ था क्या? अरमान ने इस बात से इनकार कर दिया। मेरे दिमाग की घंटी बजी। या तो अमित झूठ बोल रहा है या फिर अरमान, लेकिन एक बात तो पक्की थी, दोनों ही कुछ तो बहुत गहरा राज छुपा रहे थे। और ये राज इतना बड़ा था कि अमित ने मरना मंजूर किया लेकिन बताना मंजूर नहीं किया। मुझे बस इसी क्लू की तलाश थी। मैंने इंस्पेक्टर को कॉल किया और उससे अपनी पोजीशन के बारे में बताया। मैंने इंस्पेक्टर से अमित का फोन मांगा और उसे कलेक्ट करने के लिए एक बार फिर से मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ने मुझे अमित का फोन दिया। मैंने अमित के चैट को पढ़ा और पता चला कि वो ज्यादातर बात अरमान से ही करता था। फिर मैंने उसकी इंटरनेट हिस्ट्री पर नजर मारी, लेकिन वो क्लीन थी। मैंने इंस्पेक्टर को अमित की इंटरनेट हिस्ट्री को निकलवाने के लिए कहा। मेरे थोड़ा जोर डालने पर वो मान गए।
मैं जल्दी से पुलिस स्टेशन की तरफ से निकला और अमित के पापा की दुकान की तरफ मैंने गाड़ी मोड़ दी। मैं उन्हें बताना चाहता था कि अमित को निर्दोष साबित करने का मेरे पास एक रास्ता है। मैं दुकान की तरफ बढ़ा तो पाया कि वो अमित के पापा दुकान पर थे ही नहीं। उनके स्टाफ वालों ने बताया कि वो डॉक्टर के पास गए हैं। मैंने पूछा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है क्या। मेरी ये बात सुनकर वो हंसने लगे। एक स्टाफ के मेंबर ने कहा, साहब, उनका तबीयत ठीक है लेकिन उनका हथियार ठीक नहीं है। रंडवे आदमी है, हथियार का ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, वही दिखाने गए हैं। इतना कहकर वो लोग फिर से हंसने लगे। वहां खड़े रहने का कोई सेंस नहीं बनता था, इसलिए मैं वहां से निकल गया। मैं पूरा दिन अमित के इंटरनेट हिस्ट्री के आने का इंतजार कर रहा था और अगले दिन मेरा इंतजार खत्म हो गया। मुझे अमित की इंटरनेट हिस्ट्री मिल गई और उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं एक बार फिर से अमित के स्कूल गया, लेकिन इस बार बिना किसी को बताए। स्कूल में लंच हो गया था। सभी बच्चे अपना अपना खाना खाने में लगे हुए थे, लेकिन अरमान बहुत ज्यादा उदास लग रहा था और अकेला था। वो अपने क्लासरूम से बाहर निकला और टॉयलेट की तरफ जाने लगा। मैंने उसे बीच रास्ते में ही रोक लिया। सुनो अरमान, मुझे पता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो और मैं ये भी जानता हूं कि अमित ने रजनी का मर्डर नहीं किया है, लेकिन तुम्हें बताना होगा कि तुम संडे को पूरा दिन कहां पर थे। अरमान ने मेरी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो वहां से जाने लगा। मैंने बोला, अरमान, मुझे पता है कि तुम अमित से प्यार करते हो, मेरे पास सबूत है। मेरी ये बात सुनकर अरमान को झटका लगा। मैंने आगे कहा, मुझे तुम्हारे और अमित के रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। तुम मुझसे स्कूल की छुट्टी के बाद मिलो और सब कुछ सच सच बता दो। स्कूल की छुट्टी हो गई थी। मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और अरमान भी स्कूल से निकलकर मेरी गाड़ी की तरफ आ रहा था। अरमान पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें झुकी हुई थी। मैंने उससे कहा, अरमान, जो कुछ भी है सब कुछ सच सच बता दो, तभी मैं अमित को निर्दोष साबित कर पाऊंगा। मरने से पहले उसने मैसेज दिया था, ये देखो। वो चाहता था कि मरने के बाद भी वो निर्दोष साबित हो जाए। मेरी ये बात सुनकर वो इमोशनल हो गया। उसके आंखों से आंसू निकल गए। अरमान ने बताना शुरू किया, अमित और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे और संडे को वो मेरे ही साथ था। उसने रजनी को जान से नहीं मारा। अमित के इंटरनेट हिस्ट्री में मुझे गे पॉर्न काफी मात्रा में मिला और तभी मैं सब कुछ समझ गया। अमित और अरमान के शरीर पर जो निशान थे, उनकी कहानी भी मुझे समझ में आ गई। अरमान ने बताया कि रजनी अमित की गर्लफ्रेंड थी, ताकि स्कूल में किसी को शक ना हो कि वो एक गे है, और अमित ने ही रजनी को अपने घर पर बुलाया था, लेकिन वो मेरे साथ लेट गया और टाइम पर नहीं पहुंच पाया। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई थी, लेकिन अभी तक ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि रजनी की बॉडी पर से मिला डीएनए सैंपल अमित के डीएनए सैंपल से मैच कैसे हो रहा था। ये कैसे हो सकता था? और तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, जिसने मेरे दिमाग को चकरा कर रख दिया। मुझे अमित के पापा से मिलना था और उन्हें यह खबर देनी थी, इसलिए मैंने उन्हें फोन करके एक चाय की टपरी पर बुलाया। मैं बाहर चाय पी रहा था और अमित के पापा का इंतजार कर रहा था, और तभी वो भी वहां पर आ गए। मैंने उन्हें भी चाय दी। वो पेपर कप से चाय पीने लगे। मैंने उन्हें कहा, मुझे पता चल गया है कि अमित ने रजनी का रेप और मर्डर नहीं किया। यह सुनकर उनको झटका लगा। अच्छा, सच में? तो कौन है उसका कातिल? मैंने कहा, मुझे अभी अंदाजा तो नहीं है, लेकिन जल्दी मैं आपको बता दूंगा। बस मुझे इतना ही बताना था। अरे आपकी चाय खत्म हो गई, लाइए ये कप मुझे दे दीजिए। चाय खत्म करने के बाद हम दोनों वहां से चले गए, लेकिन मैं खाली हाथ वापस नहीं आ रहा था। मैं इंस्पेक्टर से फिर से मिला और उनसे आखिरी बार मदद मांगी, और वो तैयार हो गए, इस शर्त पर कि इस बार मैं असली कातिल का पता लगा लूंगा। 2 दिन इंतजार करने के बाद मैंने फिर से अमित के पापा को कॉल किया और उन्हें उनके भाई मतलब अमित के चाचा के घर पर बुला लिया। मैं सीधा उनके सामने आ गया और उन्हें गले से लगा लिया। मैंने उनसे कहा, आइए आइए, मैंने कहा था ना कि असली कातिल को ढूंढ कर निकालूंगा, और मैंने निकाल लिया है।
उन्होंने मुझसे पूछा, तो अब कौन कौन है वो? मैंने कहा, कोई ऐसा जिसे आप अच्छी तरह से जानते हो, और वो आप खुद हो। ये सुनकर उन्हें झटका लगा और वो गुस्सा हो गए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं सच कह रहा हूं। तुम संडे की दोपहर को अपने घर पर खाना खाने आए थे। तुमने देखा कि रजनी भी वहां पर आई हुई है। रजनी को देखकर तुम्हारा ईमान डोल गया और तुमने उसका रेप किया, फिर मर्डर कर दिया। शाम को जब अमित वहां पर आया तो तुम डर गए, क्योंकि तुमने बॉडी को अब तक ठिकाने नहीं लगाया था, इसलिए तुमने अपने खुद के बेटे को फंसा दिया। क्यों? मैं सच कह रहा हूं ना? अमित के पापा अब भी मानने को तैयार नहीं थे। मैंने उनसे कहा, तुम्हारे चेहरे पर जो नाखून के निशान थे वो अमित के नहीं थे, रजनी ने दिए थे। उसका रेप करते वक्त रजनी ने तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को काट लिया था और उसी का सैंपल अमित से मैच हुआ था। क्योंकि वो तुम्हारा ही बेटा है, इसलिए सैंपल मैच हो गया और सबने उसे ही रेपिस्ट समझ लिया। अमित के पापा अब भी मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी आखिरी चाल चली। ये रही तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट। रजनी के मुंह में मिले सैंपल से तुम्हारा डीएनए 100% मैच कर रहा है। अब तुम बच नहीं सकते। ये देखते ही उसने भागना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ लिया और धर दबोचा, और अंत में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रजनी का रेपिस्ट और किलर अमित नहीं, उसका बाप था। सब लोग उस पर थूक रहे थे, क्योंकि उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने बेटे की बलि दी थी। उसे उम्र कैद की सजा हो गई। इस तरह से ये केस भी सॉल्व हो गया। आपसे फिर मिलता हूं एक नए केस में। तब तक के लिए सुनते रहिए डिटेक्टिव कबीर। मैं अपनी गाड़ी से किसी काम से दूसरे शहर जा रहा था कि तभी मेरा फोन बजा। मैंने देखा कि ये फोन किसी पुलिस स्टेशन से आ रही थी। मैं चौंक गया, लेकिन फिर भी मैंने फोन पिक किया। उधर से मैं किसी गरजती हुई आवाज का इंतजार कर रहा था, लेकिन मेरी सोच से बिल्कुल उल्टा हुआ। मुझे उधर से एक डरी हुई आवाज आई, हेलो डिटेक्टिव कबीर, मुझे बचा लो, मुझे खून के इल्जाम में फंसाया जा रहा है, मैंने खून नहीं किया। मैंने अचानक अपनी गाड़ी को ब्रेक मारा। कोई बड़ी मुसीबत में था और मुझे अपनी मदद के लिए बुला रहा था। मुझे एक जरूरी काम था, लेकिन मैं इस कॉल को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने पुलिस स्टेशन का एड्रेस नोट किया और अपनी गाड़ी को पुलिस स्टेशन की तरफ घुमा दिया। मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और उस पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगा। पुलिस स्टेशन सोनीपत के एक टाउन रंगोली में था। कुछ घंटों की ड्राइव के बाद सीधा पुलिस स्टेशन की लोकेशन पर मैं पहुंच गया। मैं पुलिस स्टेशन के अंदर घुसा और सीधा उस आदमी से मिला जिसने मुझे कॉल किया था। वो आदमी पुलिस स्टेशन में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। मुझे देखते ही वो अपने कुर्सी से खड़ा हुआ और वो सीधा मेरी तरफ आया और उसने मुझसे कहा, मेरा नाम अक्षय है, मुझे बचा लो, ये मुझे जेल में डालने वाले हैं। अचानक वहां बैठा हवालदार बोला, अरे इसकी बात मत सुनो तुम। अरे मर्डर किया है इसने, अपने डॉक्टर की खोपड़ी में गोली मारी है। हमें गन इसके हाथ में मिली थी और पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था, और तो और सीसीटीवी में यही गोली मारते हुए दिख रहा है और अभी नाटक कर रहा है। इसका दिमाग खराब है, इसके दिमाग का इलाज चल रहा था। पागलपन में आकर उसने अपने डॉक्टर का ही खून कर दिया। हवालदार की बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन जो कुछ भी उसने कहा वो सच था। उसने मुझे सारे सबूत दिखाए। मैंने अक्षय से कहा, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हें डिटेक्टिव की नहीं, एक लॉयर की जरूरत है। अक्षय ने मुझसे कहा, मैंने अपने वकील से बात की है, लेकिन वो मुझे पागल साबित करने पर तुले हुए हैं। लेकिन मैं पागल नहीं हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। कल रात की सारी मेमोरी मेरे दिमाग से गायब है। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझसे ये सब करवा रहा है। मेरा विश्वास करो, मैंने उसका खून नहीं किया। इतना कहकर अक्षय रोने लगा और वो मुझसे रिक्वेस्ट करने लगा कि एक बार मैं उसका केस देख लूं।
वो आदमी गिड़गिड़ा रहा था, इसलिए मैंने सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू किया। सीसीटीवी वीडियो में डॉक्टर के घर पर अक्षय उससे बात करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन एक चीज ने मेरे ध्यान को अपनी तरफ खींचा। सीसीटीवी के रिकॉर्डिंग के दौरान डॉक्टर अरविंद को एक कॉल आया और अचानक ही अक्षय बीच में किसी पुतले की तरह खड़ा हो गया। ये देखकर डॉक्टर भी थोड़ी देर के लिए चौंक गया। अचानक से अक्षय आगे बढ़ा और टेबल के पास पहुंच गया। उसने ड्रॉअर खोला और वहां से एक गन निकाली। गन को डॉक्टर की तरफ पॉइंट किया और गोली चला दी। गोली सीधा डॉक्टर के सर में लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मैं कुर्सी पर बैठा और बार बार उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखने लगा। मैं बार बार उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखा और अचानक मेरा डिटेक्टिव ब्रेन एक्टिवेट हो गया और बहुत सारे सवाल उठने लगे। मैंने कांस्टेबल से पूछा, ये गन जिससे फायरिंग हुई है, ये डॉक्टर की गन है क्या? मुझे कांस्टेबल ने बताया कि ये गन उस डॉक्टर की नहीं है। असल में डॉक्टर के नाम पर कोई भी गन रजिस्टर्ड ही नहीं थी। ये गन अक्षय की भी नहीं थी। तो अब ये सवाल था कि ये गन थी किसकी? अचानक से मेरा सारा अटेंशन इसी बात पर फिक्स हो गया कि ये गन किसकी थी। मैंने बाकी दिन की भी सीसीटीवी फुटेज को देखा और पाया कि कल रात से पहले अक्षय कभी भी उस जगह पर नहीं गया था। लेकिन उसे कैसे पता कि गन वहीं पर रखी हुई थी? जरूर यहां दाल में कुछ तो काला था। अब मुझे अक्षय की बात पर विश्वास होने लगा था। मैं और श्योर होना चाहता था। मैंने अक्षय से पूछा, अक्षय मुझे ये बताओ कि तुम इस डॉक्टर को कैसे जानते हो? उसने बताया कि वो 10 दिन पहले ही उस डॉक्टर से मिला था और उसकी दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी। इसी बात को लेकर वो उसके घर गया था, लेकिन घर जाने के बाद उसे पुलिस स्टेशन तक आने का कुछ भी याद नहीं है। मुझे इस केस में कुछ तो मिसिंग लग रहा था और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करूंगा। इसलिए मैंने अक्षय को एक कुर्सी पर बैठाया और उसके बारे में शुरू से सब कुछ पूछने लगा। अक्षय ने बताया कि वो सोनीपत के ही एक छोटे से गांव से निकला हुआ लड़का है, जिसने मेहनत के दम पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाई। लेकिन 1 साल पहले अक्षय की गर्लफ्रेंड की कार एक्सीडेंट में बुरी तरह से मौत हो गई। इस दुख को वो सहन नहीं कर पाया, इसलिए वो डॉक्टर अंजलि से, जो एक काफी फेमस साइकाइट्रिस्ट थी, उससे अपना इलाज करवाना चाहता था। उसे पता चला कि डॉक्टर अंजलि यहाँ सोनीपत में एक नए साइकाइट्रिस्ट फैसिलिटी में पोस्टेड है, इसलिए वो अपनी नौकरी छोड़कर अपने गांव चला गया और यहीं पर डॉक्टर अंजलि से अपना इलाज करवाने लगा। लेकिन डॉक्टर अंजलि ने उसे डॉक्टर अरविंद को ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद डॉक्टर अरविंद का अक्षय के हाथों मर्डर हो गया। लेकिन क्या ये सच में मर्डर था? मुझे यही पता करना था। मैंने बहुत समय पुलिस स्टेशन में बिता लिया था, इसलिए मुझे वहां से जाने के लिए बोल दिया गया। मैं अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। मैं गाड़ी में बैठा बैठा सोच रहा था कि आखिर डॉक्टर अरविंद की मौत से किसको फायदा हो सकता था और ये गन वहां अरविंद के घर आई कैसे? आखिर ये कड़ियां आपस में जुड़ेगी कैसे? सीसीटीवी फुटेज में अक्षय को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे अक्षय के दिमाग को किसी ने हैक कर लिया हो। आखिर एक इंसानी दिमाग हैक कैसे हो सकता है और कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा? डॉक्टर अरविंद की मौत से किसको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था? मुझे इसी बारे में पता लगाना था। इससे पहले मुझे अक्षय की दिमागी हालत के बारे में और जानना होगा और वो सब कुछ मुझे डॉक्टर अंजलि ही बता सकती थी। अगली सुबह मैं एक दूर दराज गांव में बने नए साइकाइट्रिक हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में पहुंच गया और मैंने डॉक्टर अंजलि का अपॉइंटमेंट भी ले लिया था। मैं वेटिंग हॉल में बैठा था और अपना नंबर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद मेरा नंबर भी आ गया। एक फीमेल डॉक्टर ने मुझे आवाज देकर बुलाया। मुझे मेरी फाइल दे दी गई और मैं एग्जामिनेशन रूम में चला गया। एग्जामिनेशन रूम के अंदर मुझे एक लड़का दिखाई दिया जो खुद भी एक डॉक्टर था। उसने अपने कान में एक ईयरपीस पहना हुआ था, शायद वो ठीक से सुन नहीं सकता था। उसने मुझसे थोड़े बहुत सवाल किए। मैंने कहा कि मुझे सिर्फ डॉक्टर अंजलि से ही मिलना है। मेरे इतना बोलने पर डॉक्टर अंजलि एग्जामिनेशन रूम में आ गई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। उन्होंने मुझसे मेरी दिक्कत के बारे में पूछा
मैंने उनके सामने उनके टेबल पर अक्षय का फोटो रख दिया और फोटो को दिखाते हुए बोला, क्या मैं आपसे इस दिक्कत के बारे में बात कर सकता हूँ, वो भी अकेले में? अंजलि ने अपने असिस्टेंट को बाहर भेजा। अंजलि ने मुझसे कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैंने उन्हें जवाब दिया, मैं हूं डिटेक्टिव कबीर और आपके पेशेंट अक्षय ने आपके ही फैसिलिटी के डॉक्टर का मर्डर किया है और मुझे लगता है कि आपका पेशेंट इनोसेंट है। अंजलि बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रही थी। उसने मुझसे कहा, ये मेरा पेशेंट है नहीं, मेरा पेशेंट था। अब मेरा इस पेशेंट से कोई लेना देना नहीं है। मैं इसी जवाब की उम्मीद कर रहा था। डॉक्टर अंजलि मेरे किसी भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहती थी। उन्होंने मुझे बाहर जाने के लिए बोल दिया। आखिर वो मुझसे क्या छुपा रही थी? मैं बाहर फिर से वेटिंग हॉल में आ गया। मैं डॉक्टर अंजलि का ऐसे मुंह नहीं खुलवा सकता था। मुंह खुलवाने के लिए मेरे पास कुछ तो मटेरियल होना चाहिए था जिससे वो अपना मुंह खोलने पर मजबूर हो सके। अचानक मेरी नजर उस दूसरी फीमेल डॉक्टर पर पड़ी। वो मुझ में इंटरेस्टेड लग रही थी। मैं उसके पास गया और उससे कुछ सवाल करने लगा और देखते ही देखते उससे फ्लर्ट करने लगा। बातों बातों में मैंने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम सुष्मिता बताया और कुछ देर बात करने के बाद मैंने उसका नंबर मांग लिया और उसने अपना नंबर दे दिया। अब मैं सुष्मिता से चैट पर बात करने लगा। हमारी बातें लंबी चलने लगी और इन्हीं बातों से मुझे पता चला कि वो डॉक्टर अरविंद की असिस्टेंट थी। उनके मर्डर के बाद वो अब डॉक्टर अंजलि के साथ थी। मौका पाते ही मैंने सुष्मिता को अपने साथ कॉफी डेट पर बुला लिया और वो मान भी गई। मैंने उसे संडे को गांव से दूर शहर में कॉफी शॉप पर बुलाया। आज काफी भीड़ थी और कॉफी शॉप के रास्ते चलते हुए मैं एक आदमी से टकरा गया। मेरे टकराने से उसके ईयरबड्स नीचे गिर गए। मैं सॉरी बोला और आगे बढ़ा। मैं कॉफी शॉप के अंदर बैठा हुआ था। कुछ देर बाद सुष्मिता भी आ गई। मैंने कॉफी ऑर्डर की। थोड़ी इधर उधर की बातें हुई और मौका पाते ही मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ कि ये डॉक्टर अरविंद और अंजलि में कैसा रिश्ता था? अचानक सुष्मिता ने कॉफी पीना बंद कर दिया और मुझसे कहा, ये एक राज की बात है जो सिर्फ मुझे और डॉक्टर अंजलि को पता है, लेकिन अगर तुम फिर से मुझे डेट पर लेके चलोगे तो ही मैं बताऊंगी। मैंने इस डील के लिए हाँ कर दी। सुष्मिता ने मुझे बताया कि अंजलि और अरविंद दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व थे और शादी करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। मैंने सुष्मिता से इसकी वजह पूछ ली पर उसे पता नहीं था। मैंने फिर से एक सवाल पूछा जो मुझे बहुत पहले पूछना चाहिए था। मैंने पूछा कि डॉक्टर अंजलि आखिर किस टॉपिक पर रिसर्च कर रही थी। ये बात और भी सीक्रेट थी, लेकिन एक और डेट की लालच में वो मुझे बताने के लिए तैयार हो गई। सुष्मिता ने बताया कि अंजलि हिप्नोसिस पर रिसर्च कर रही थी। ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि हिप्नोसिस से इंसान के दिमाग को हैक किया जा सकता है। मैंने कुछ टाइम अंजलि के साथ बिताया और वहां से सीधा अक्षय से मिलने पहुंच गया। अक्षय सेल में बंद था। मैंने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि कभी ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर अंजलि ने उसे हिप्नोटाइज किया था। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, मेरा फोन बजा। मैंने फोन को देखा तो कोई अननोन नंबर था। अचानक मुझे मेरा गला कसता हुआ महसूस हुआ। मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने देखा कि अक्षय मेरा गला दबा रहा था। मेरी सांसें उखड़ रही थी, लेकिन वो मेरे गले को छोड़ नहीं रहा था। Eight. मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। अक्षय का हाथ मेरे गर्दन पर कसता जा रहा था। वो मेरी गर्दन को छोड़ने को तैयार नहीं था। मेरी आंखें बंद पड़ने लगी थी। धीरे धीरे मेरा सारा शरीर ढीला पड़ता जा रहा था, लेकिन तभी जेल के अंदर बैठे कैदियों ने अक्षय को पीछे से पकड़ लिया। वो सभी अक्षय को पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे। मैं भी अपने गले को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था,
पर पता नहीं अक्षय में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। तभी अचानक से कांस्टेबल अपने डंडे के साथ आया और उसने अक्षय को मारना शुरू कर दिया, लेकिन तब भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन जब हवालदार ने अक्षय के सर पर एक डंडा मारा, तब जाकर वो अपने होश में आया और उसने मेरे गले को छोड़ दिया। मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा था और अचानक से नीचे गिर गया। आसपास के लोगों ने मुझे संभाला और कुर्सी पर बैठाया। मुझे कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ देर बाद मैं और अक्षय दोनों ही नॉर्मल हो गए थे। अक्षय ने मेरी बुरी हालत को देखकर बोला, क्या हुआ? अभी क्या हुआ था? कबीर, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? अभी हुआ क्या था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? ये सुनकर वहां बैठे हवालदार को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अभी बताता हूं तेरे को क्या हुआ। साले एक्टिंग करता है हमारे सामने। पुलिस स्टेशन में मर्डर करना चाहता था, वो भी उस आदमी का जो तेरी मदद कर रहा है। इतना कहकर वो एक बड़ा सा डंडा लेकर अक्षय की सेल में घुसने लगा। हवालदार ने जैसे ही अपने कदम बढ़ाए, मैंने उसे रोक दिया और कहा, रुक जाओ। अभी जो हुआ उसमें अक्षय की कोई गलती नहीं है। उसे हिप्नोटाइज किया गया था, वो अपने होश में नहीं था। मैंने हवालदार को पूरी बात अच्छे से समझाई। तब कहीं जाकर वो मेरी बात सुनकर रुक गया और मैं फिर से हिम्मत करके अक्षय के पास गया। अक्षय मुझे देखकर रोने लगा। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने मुझसे कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। सब कुछ ब्लैंक है। मैंने उससे कहा, मुझे पता है तुम्हें हिप्नोटाइज किया गया था और इसी हिप्नोटिज्म के स्टेट में तुमने डॉक्टर अरविंद का खून किया था। मैंने अक्षय से एक सबसे जरूरी सवाल पूछा, अक्षय, क्या कभी तुम्हारे ट्रीटमेंट में डॉक्टर अंजलि ने तुम पर हिप्नोटिज्म का यूज किया था? अक्षय ने कुछ देर सोचा और कहा, हाँ, उन्होंने मुझ पर हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने तो कहा था कि ये मेरे अच्छे के लिए है। मुझे इस केस की प्राइम सस्पेक्ट मिल गई थी। आखिर डॉक्टर अंजलि का डॉक्टर अरविंद को जान से मारने के पीछे मोटिव क्या हो सकता था? लेकिन इस सवाल से भी पहले मुझे डॉक्टर अंजलि के बारे में और रिसर्च करनी थी। डॉक्टर सुष्मिता की मदद से मुझे उन सभी पेशेंट की लिस्ट मिल गई थी जिन्होंने अंजलि से अपना इलाज करवाया था। मैं देखना चाहता था कि उन पर भी कभी हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल हुआ है और क्या उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जैसा अक्षय के साथ हुआ था। एक एक करके मैं उनके घर पर पहुंचने लगा। मैंने देखा कि कुछ नए मेंटल पेशेंट डॉक्टर अंजलि के ट्रीटमेंट की वजह से पूरी तरह ठीक हो गए थे, लेकिन पुराने बहुत सारे पेशेंट की दिमागी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। जो पेशेंट्स ठीक हो गए थे उनसे अलग अलग बात करने से मुझे पता चला कि अंजलि ने उन पर भी हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किया हुआ था। मैं अपने ठिकाने पर वापस आया। अब मेरे पास अंजलि से पूछताछ करने की बहुत बड़ी वजह थी और इस बार मैं अंजलि के पास नहीं गया। मैंने अंजलि को पुलिस के हाथों समन भेजा और उसे पुलिस स्टेशन में बुलवाया। डॉक्टर अंजलि के पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय पुलिस स्टेशन में आने के। मैं उन्हें अपने साथ एक अलग रूम में ले गया और उन्हें कुर्सी पर बैठने को कहा। डॉक्टर अंजलि अच्छे मूड में नहीं लग रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, देखो, तुम गलत जगह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उन्हें जवाब दिया, तो फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं और फिर आप यहाँ से जा सकती हैं। डॉक्टर अंजलि ने मुझे जल्दी सवाल पूछने को कहा क्योंकि उन्हें अपनी प्रैक्टिस पर जाना था। इसी पर मैंने कहा, कौन सी प्रैक्टिस? हिप्नोटिज्म वाली? मुझे पता है आप हिप्नोटिज्म पर रिसर्च कर रही है और अजीब बात यह है कि जब अक्षय ने अरविंद का खून किया तब वो भी हिप्नोटिज्म की स्टेट में था। अब आपको कुछ कनेक्शन दिखाई दे रहा है? मेरे इतना कहते ही डॉक्टर अंजलि डिफेंसिव स्टेट में आ गई। उन्होंने कहा, देखो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सच है कि मैं हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन वो इसलिए ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मैंने उन्हें बीच में ही टोक दिया और कहा,
कैसी मदद कर रही है आप, वो मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है आपके बारे में। हाँ, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि आप शहर को छोड़कर इस गांव में क्या कर रही है। लेकिन अब वो सब कुछ भी सेंस बना रहा है। आप शहर को छोड़कर यहाँ इसलिए आई ताकि आप गरीब लोगों पर अपना एक्सपेरिमेंट कर पाए, और अगर कुछ खराबी होती है तो फिर आप पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं होगा। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? मैंने उन्हें टेबल पर रखा पानी ऑफर किया। उन्होंने पानी पिया और शांत होकर बैठ गई। उन्होंने कहा, मैं वही कर रही हूं जैसा मुझे मेरी अथॉरिटी ने करने के लिए बोला है, लेकिन डॉक्टर अरविंद का खून मैंने नहीं किया। आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरे पास कोई वजह नहीं थी। मैंने उनके आगे बोलने से पहले ही रोक दिया और कहा, वजह थी ना आपके पास। आप और डॉक्टर अरविंद रोमांटिकली इन्वॉल्व थे और दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन डॉक्टर अरविंद ने शादी करने से मना कर दिया और आपसे ये रिजेक्शन सहा नहीं गया, और इसी वजह से आपने डॉक्टर अरविंद का खून अक्षय को हिप्नोटाइज करके करवा दिया। ये सुनकर डॉक्टर अंजलि थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कोई खून नहीं करवाया और शादी करने से मैंने मना किया था, डॉक्टर अरविंद ने नहीं। मैं अपने करियर को शादी करके बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। और वैसे भी जैसा आप सोच रहे हैं वैसे हिप्नोटिज्म काम नहीं करता। हिप्नोटिज्म करने के लिए एक ट्रिगर होता है और बिना उस ट्रिगर के आप किसी को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। मेरी स्पेशलिटी हिप्नोटिज्म से ट्रॉमा को सबड्यू करने की है, किसी से कोई काम करवाने की नहीं। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। और अब बस बहुत हो गया। अगर आपको मुझसे और सवाल पूछने हैं तो सीधा मेरे लॉयर से बात करिए। मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस पूछताछ से मैं कुछ साबित नहीं कर पाया, लेकिन मुझे डॉक्टर अंजलि ने कुछ बहुत ज़रूरी बात बता दी थी, और ये थी कि हिप्नोटाइज करने के लिए हमेशा ही एक ट्रिगर की ज़रूरत होती है। मैं पुलिस स्टेशन से मर्डर वाली रात की सीसीटीवी फुटेज लेकर सीधा अपने कमरे पर चला गया। मैंने अपना लैपटॉप खोला। मैं लैपटॉप में सीसीटीवी फुटेज को बार बार देख रहा था। काफी देर तक ऐसे ही अपने दिमाग को खराब करने के बाद मैंने एक चीज नोटिस करी। सीसीटीवी फुटेज में अक्षय तब स्विच हुआ था जब अरविंद का फोन बजा था, और अक्षय ने मुझे मारने की कोशिश तब की जब मेरा फोन उसके सामने बजा। तो ये फोन की रिंगटोन ही उसका ट्रिगर थी। यस, मुझे ट्रिगर पॉइंट मिल गया था। मैंने ये भी नोटिस किया कि ये फोन मुझे किसी अनजान नंबर से आया था। हो सकता था कि ये नंबर मुझे कातिल के पास ले जाए। अब मुझे इस नंबर की और डॉक्टर अरविंद के फोन पर लास्ट कॉल जिस नंबर से आई थी उसकी डिटेल्स निकलवानी थी। मैं बस अपने कपड़े चेंज करने लगा कि अचानक मेरे जेब से कुछ निकल कर गिरा। ये एक माइक्रोफोन था। किसी ने मेरे ऊपर माइक्रोफोन को इम्प्लांट किया था। कहीं ये किलर ने तो नहीं प्लांट किया था? लेकिन कब? हाँ, याद आया। कैफे के बाहर मैं एक आदमी से टकराया था। मैं इसे तोड़ने वाला था, लेकिन रुक गया, क्योंकि किलर को पता नहीं लगना चाहिए कि मुझे ये माइक्रोफोन मिल गया है। सुबह उठकर सबसे पहले पुलिस स्टेशन गया और वहां पर मैंने अरविंद और मेरी कॉल डिटेल्स निकलवाने के लिए कहा, लेकिन मैं अपने साथ माइक्रोफोन लेकर नहीं आया। अब अचानक मेरे पास दो सस्पेक्ट हो गए थे। एक था वो आदमी जो मुझे कैफे के बाहर मिला था, और दूसरी डॉक्टर अंजलि। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों मिलकर ये काम कर रहे हो? मुझे अब भी डॉक्टर अंजलि का मोटिव नहीं मिला था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं डॉक्टर अरविंद के घर पर जाऊंगा। मैं कमरे के अंदर घुस गया था। मैंने पूरा घर ढूंढना शुरू किया। मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने टेबल पर देखा, डस्टबिन में भी देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। सब कुछ एकदम साफ था। निराश होकर मैं वहां से जाने लगा, लेकिन अचानक मेरी नजर जमीन पर गिरी एक चीज पर पड़ी। ये क्या था? ऐसी ही चीज उस आदमी के पास से गिरी थी जब मैं कैफे के बाहर उसे टकराया था। ओह शिट, मुझे मिल गया था। शायद मुझे कातिल का पता चल गया था। मैंने वो सबूत पुलिस को दिखाया और उनसे कहा कि अक्षय को हमें अब जेल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मुझे अंजलि के खिलाफ सबूत मिल गया है।
अक्षय को भी अचानक सब कुछ याद आ गया था और वो अंजलि के खिलाफ एक सरकारी गवाह बनने को तैयार था। अक्षय को छोड़ दिया गया और वो अपने घर पर पहुंच गया। मैं अब अक्षय के घर के बाहर खड़ा था क्योंकि अक्षय को सब कुछ याद आना एक चाल थी और मैंने उसी माइक्रोफोन के थ्रू उस किलर तक ये बात पहुंचाई थी। वो खुद को बचाने के लिए उसे मारने जरूर आएगा। एक माइक्रोफोन मैंने अक्षय के ऊपर भी प्लांट किया हुआ था। अचानक से अक्षय के घर में किसी और के आने की आहट हुई। मैं अपने गाड़ी से निकला और अक्षय के घर में पहुंच गया। अंदर अंधेरा था। मैंने लाइट ऑन की। मैंने देखा कि अक्षय वहां पर किसी पुतले की तरह खड़ा था। उसके हाथ में एक गन थी जो उसने अपनी खोपड़ी पर लगा रखी थी। मैंने कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। वो और कोई नहीं, डॉक्टर अंजलि का असिस्टेंट था, जिसके दोनों कानों में सुनने वाली मशीन लगी हुई थी। मैंने उससे कहा, तो तुम पकड़े ही गए। मुझे डॉक्टर अरविंद के घर पर तुम्हारा एक ईयर पीस मिला था। शायद जब तुम बंदूक रखने गए थे तब वो गिर गया था। इस ईयर पीस को देखकर मुझे शक हो गया था, क्योंकि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुम्हारे कान में एक ही ईयर पीस था। तुमने इस वीडियो पर पासवर्ड भी नहीं लगाया था। तुम्हें लगा कि तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे, लेकिन तुम गलत थे। असिस्टेंट को अरेस्ट कर लिया गया और बाद में उसने बताया कि वो डॉक्टर अंजलि से प्यार करता है। एक्चुअली डॉक्टर अरविंद अंजलि को शादी के लिए उसकी इंटीमेट फोटोज दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था। इसलिए अंजलि को बचाने के लिए असिस्टेंट ने ये चाल चली। चाल तो काफी अच्छी थी, लेकिन मैं बीच में आ गया और इस तरह से एक और केस सॉल्व हो गया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए डिटेक्टिव कबीर।